तमिलनाडु के कैबिनेट मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन के द्वारा दिए गए सनातन धर्म पर बयान से इस समय पूरे भारत की राजनीति पर हंगामा बरपा हुआ है। उन्होंने शनिवार को कहा था तमिलनाडु प्रगतिशील लेखक और कलाकार संघ को संबोधित करते हुए कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना वायरस की तरह है, इसकी रोकथाम के लिए काम नहीं करना चाहिए बल्कि इसको समाप्त कर देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म संस्कृत शब्द से आता है। मैं फिर से इस बयान पर अडिग हूँ और मैं इस संदर्भ में कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा। इस पूरे बयान को लेकर के जहाँ कांग्रेस पार्टी किनारा कस रही है, वहीं बिहार की राष्ट्रीय जनता दल स्टालिन से कह रही कि उस पर बयान पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अब इसको लेकर के तरह तरह की सोशल मीडिया से लेकर के अखबार के पन्ने रंगे हुए हैं, टीवी चैनल पर भी कई तरह के बयान चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 में जो लोकसभा की चुनाव होनी है उससे इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। वहीं आईटी सेल के जो प्रमुख हैं अमित मालविया, उन्होंने कहा कि इस देश में 80% सनातन रहते हैं, उसके नरसंहार की बात मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग कैसे कर सकते हैं। वहीं जेपी नड्डा का भी अपना एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो मोहब्बत की दुकान खोली है उसमें सनातन के विरुद्ध कैसे सामान बेची जा रही है। बिहार के नेताओं ने भी टिप्पणी दी है। इसी मुद्दे पर हमसे आज बातचीत करेंगे बाबुल विवेक, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वीडियो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, सामाजिक मुद्दों को बहुत ही अच्छे तरीके से उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सनातन धर्म को मानने वाले ही बाबुल विवेक हैं। तो हम सीधे उनसे संवाद करेंगे और पूरे इस राजनीतिक घटनाक्रम को इनके शब्दों में हम समझने की कोशिश करेंगे। सनातन धर्म कोरोना वायरस, डेंगू और मलेरिया की तरह है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, इसकी रोकथाम पर काम नहीं होनी चाहिए। भारत जैसे एक बड़ी आबादी जहाँ पर 80% से भी अधिक सनातन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, इस तरह के बयान, इस तरह से विवादित टिप्पणी और अपमानजनक बातें कही जा रही है और उसको लेकर के फिर इंडिया गठबंधन के भी जितने राजनीतिक घटक दल हैं वो भी किनारा कस रहे हैं। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन 2024 में इस बयानों को लेकर के जीत पाए? इंडिया गठबंधन का बात है तो ये एक बेमेल का गठबंधन प्रतीत होता है, क्योंकि देखिए जो दक्षिण का क्षेत्र भारत है वहाँ की ज़रूरत अलग है। वहाँ पर जो हिंदू धर्म है, हम लोग जिस धर्म को सनातन धर्म को मान रहे हैं, जब आप वहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपको रावण की पूजा करने वाले लोग भी मिलेंगे। वहाँ पर रावण की पूजा होती है और धार्मिक जो मान्यताएं हैं वो दोनों जगह की अलग अलग हैं। तो जो धार्मिक मान्यताएं उत्तर भारत में है वो दक्षिण भारत में नहीं है। तो और दक्षिण भारत में राजनीतिक मुद्दा भी अलग है। वहाँ पर वो अगर सनातन धर्म को लेकर चलेंगे तो उनका वोट कम हो जाएगा। वहाँ पर उनको क्या है, उनको सिर्फ धार्मिक नहीं होना है, उनको स्थानीय विषय को पकड़ना है, उनको क्षेत्रवाद उस पार्टी को जो सूट करती हो राजनीति वही मुद्दा रहे, वो मुद्दा लोग रख रहे हैं। राजद, जाहिर है कि राजद जब राजनीति करेगी तो उसके केंद्र में बिहार का मुद्दा होगा। लेकिन द्रमुक पार्टी वो इंडिया गठबंधन का एक घटक दल है और ये पूरा गठबंधन जो 26-27 पार्टियों का बना है, जिसको आप बेमेल पार्टी कहते हैं, बेमेल गठबंधन भी कहते हैं, तो उसका प्रभाव तो उत्तर भारत में देखा जा सकता है, जहां 230 सीट से भी अधिक है लोकसभा की। देखिए, निस्संदेह एक सनातनी होने के नाते हमको लगता है कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि राजनीति को किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस करना चाहिए। अगर भारत में आप बाबुल भाई हैं तो आपको लगता है कि भारतीय राजनीति का प्रतिबिंब धर्म और मजहब और पंथ और जाति पर नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल है, यहाँ पर है, होना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है। और आज भी जो हम और आप मुद्दा देख रहे हैं तो बहुत सारा मुद्दा है, देश में बहुत सारा मुद्दा है। हमारे पास मुद्दा है कि सांसद आदर्श ग्राम कहाँ बना, कितना आदर्श ग्राम बना। मोदी जी जब 2014 में आए थे तो सांसद आदर्श ग्राम का बात किए थे, स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, नमामि गंगे की बात हुई थी, मेक इन इंडिया की बात हुई थी। तो वो सारा चीज़ है कहाँ? एक भी चीज़ है धरातल पर? एक भी चीज़ धरातल पर नहीं। महंगाई की बात हुई थी, कहाँ है? भ्रष्टाचार की बात हुई थी, काला धन की बात हुई थी, कहीं कुछ नहीं है। तो मुद्दा कहाँ आ गया है? मुद्दा धर्म पे आ गया है। दरअसल होता कुछ नहीं है, होता ये है कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक पिच पे खेलती है और दूसरे लोग उसको जो है कमज़ोर बॉल फेंक के एक मौका दे देते हैं अच्छा शॉट खेलने का। इस बार भी वही होता नज़र आ रहा है। जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने सनातनियों की भावना पे को ठेस पहुंचाया है या जो बयान दिया है वो बयान राजनीतिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। धार्मिक मान्यताएं अपनी है, हो सकता है कि मैं पूजा पद्धति मेरी अलग हो या मैं मानूँ या नहीं मानूँ, मैं आस्तिक रहूँ या नास्तिक रहूँ, वो मेरा निजी विषय है। लेकिन जब मैं किसी के धर्म पर प्रहार करूँगा तो मैं किसी न किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा हूँ, वो चीज़ उचित नहीं है। उसका देखिए, इंडिया गठबंधन का स्लोगन भी है कि वी यूनाइट स्टैंड, वो जो स्लोगन अपना है कि एक साथ प्रगतिशील भारत, ये तमाम चीज़ें। तो गठबंधन आप बनाते हैं कुछ स्लोगन के साथ और फिर मान के चलिए कि एक राजनीतिक पार्टी अपने क्षेत्रों में लोकसभा मैक्सिमम सीट ला सकती है इस मुद्दे के साथ, लेकिन उस
राजनीतिक घटक दल जो उस पार्टी अलायंस में है, गठबंधन में, उसका नुकसान तो सीधा दूसरी पार्टी को होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, जो दक्षिण में इन्होंने जो बयान दिया है उसका नुकसान उत्तर में होगा, क्योंकि है 1 to 1 इनका ये जो इंडिया गठबंधन बनाने के पीछे जो मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जो उभरते जा रहे हैं तो उसके विपक्ष में विपक्षी जो बट रहा है तो बट के नहीं, एक होकर लड़ेंगे। लेकिन ऐसे में एक कैसे होंगे, क्योंकि अगर आप बयान तमिलनाडु में देंगे और हिंदुत्व को लेकर बयान देंगे, सनातन धर्म को लेकर बयान देंगे, तो धार्मिक भावनाएं बिहार के लोगों की भी आहत होंगी, दिल्ली के लोगों की भी आहत होंगी। अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के लोगों के बीच में जाने से डरेंगे। आप देखिएगा कि अरविंद केजरीवाल चाहे जितना भी विकास की राजनीति की बात करें, लेकिन आकर उनको भी धार्मिक पिच पे खेलना पड़ जाता है। चुनाव के अंतिम समय में वो हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ जाता है। तो धर्म जो है हमारे यहाँ पे लेकिन इसकी शुरुआत किसने की है? देखिए, इसकी शुरुआत तो सबसे पहले हमको लगता है क्या कि जो उग्र हिंदुत्व की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के समय से हुई है। उसके पहले मौजूदा 10 साल की जो हम लोग पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं, उसको असेसमेंट करते हैं, तो इस मामले में तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आगे है। बहुत आगे है। स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन का एक बयान सामने आया कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, चाहे मुकदमा करिए या कुछ भी करिए। अगर आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो इसका मतलब है कांग्रेस को मानने वाले लोग और उसके समर्थकों के नरसंहार की बात करते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सनातन के नरसंहार की बात की जा रही है, तो कांग्रेस को मानने वाले लोग जिस तरह से हैं, आप कहते हैं कांग्रेस मुक्त हो जाना चाहिए, तो फिर उसको भी उस लॉजिकली दृष्टिकोण से देखना चाहिए। देखिए, कांग्रेस से बहुत बड़ी वर्ग के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचता है, लेकिन जब आप किसी धर्म पर प्रहार करते हैं, किसी धर्म के विशेष को आप इंगित करते हैं कि वहाँ पर समानता नहीं है, या आप वहाँ की जो भी बातें कहते हैं, आपके मन में जो परसेप्शन है आप वो कहते हैं, तो उससे धार्मिक लोगों की भावना, उस धर्म से जुड़ी हुए सभी लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। चाहे वो समर्थक राष्ट्रीय जनता दल का हो, चाहे वो समर्थक कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो उस धर्म से जुड़ा हुआ है तो उसकी भावनाएं आहत होती हैं। मैं धर्म की राजनीति को नहीं मानता, मैं जात की राजनीति को नहीं मानता, लेकिन अगर कोई कल के तारीख में मेरे धर्म को लेकर गाली देगा तो मेरी भावनाएं आहत होगी, कोई मेरी जाति को लेकर गाली देगा तो मेरी भावनाएं आहत होंगी, क्योंकि वो मेरा कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में आ चुका है। कहें कि हम लोग जो है वो अब एक हमारा परिचय उससे है, हमारी पहचान उससे नहीं। कहते हैं कि सामाजिक न्याय और समानता की बात नहीं है सनातन में, ये सही है गलत? कैसे नहीं है, हर जगह है, हर धर्म। देखिए, कोई भी धर्म जो है अच्छा या बुरा नहीं है, कोई भी जाति अच्छा या बुरा नहीं है, उसके लोग जो है ना वहाँ पे वो अच्छे या बुरे हैं। अच्छा, इसी का स्लोगन है ना बाबू भाई, वसुधैव कुटुम्बकम है, पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड एक परिवार है। हाँ, संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात करते हैं हम लोग। तो फिर ये इसको आप केवल और केवल राजनीतिक स्टैंड मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये एक राजनीतिक स्टैंड है और वो भी दक्षिण की राजनीति को ध्यान में रख के दिया गया ये बयान है। उत्तर के भारत के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि अगर हमको तो लगता है कि उदयनिधि के बयान की जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा प्रायोजित ये बयान है, ये भारतीय जनता पार्टी के फेवर का बयान है। इस बयान से भारतीय जनता पार्टी को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और क्या ज़रूरत थी इस समय पे, चुनाव के समय में, जब पूरे देश में बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं द्रमुक पर। हम सही बता रहे हैं, हर समय भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई ना कोई संकट मोचक मिल जाएगा। तो फिर आप सही कह रहे हैं ना कि ये बेमेल पार्टी है, बेमेल गठबंधन है। बिल्कुल, हम तो शुरुआत से कह रहे हैं। सिर्फ इस गठबंधन के अंदर भी राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता है कि देखिए, फोड़ना आसान नहीं, किसी एक पार्टी से किसी एक व्यक्ति को उठा के और इस तरह का एक स्टेटमेंट दिलवा देना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल की मजबूरी है। राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में राजनीति करना है। बिहार के लोगों की धार्मिक भावनाएं मजबूत हैं, वो सनातनी हैं। बिहार में धर्म जो चाहे यादव समाज के जो लोग राजद को वोट देते हैं या अन्य समाज से जो लोग भी वोट देते हैं, अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम अल्पसंख्यक जो भी वोट देते हैं, कहीं ना कहीं सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो उनकी भावनाएं तो आहत होंगी। राष्ट्रीय जनता दल इस चीज़ को समझ रही है और राष्ट्रीय जनता दल ने कभी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम नहीं किया। आप देखेंगे कि जब भी वो कहते हैं, लालू जी भी कहते हैं, तो अपने आप को कृष्ण का वंशज बताते हैं, अपने आप को भगवान कृष्ण का वंशज ही बताते हैं। तो धर्म को हटा के दरकिनार करके कि धर्म की आलोचना करके आप राजनीति कर लीजिएगा देश में, ये नहीं हो सकता है, खास करके आज के माहौल में जब भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे एग्रेसिव फॉर्म में राजनीति करता है कि ये तीसरा अर्थव्यवस्था भारत हो जाएगा, प्रगतिशील भारत हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो मोदी जी का कोटेशन निकलता है, भारत को आशा भरी नज़रों से लोग देख रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं पर कोई परिवर्तन हो रहा है। देखिए, आशा भरी नज़र से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ सबसे बड़ा आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी आपके यहाँ है, तो सबसे बड़े कंज्यूमर तो आप हैं। जब हमारे परिवार में 50 लोग रहेंगे तो दुकानदार के यहाँ से हमारे यहाँ सामान भी तो ज़्यादा आएगा, तो खर्च भी ज़्यादा होगा।
लेकिन लोगों की स्थिति क्या है? आप देखिए, महंगाई की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, आप देख लीजिए अभी प्याज के दाम अब रुलाने लगे हैं। पहले टमाटर के दाम रुला रहे थे, अब प्याज के दाम रुलाने लगे हैं। गैस के सिलेंडर को 200 रुपये कम करके 1100 रुपये बढ़ा दिया गया, तो फिर 200 रुपये कम कर दिया। ये क्या है? सारी चीज़ें समझ से बाहर है। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो भारतीय समाज है, नागरिक है, वो पूरी तरह से, हमको नहीं लगता है कि प्रगतिशील पथ पर चल पाई है अभी तक। देखिए, भारत के लोगों की जो अभी है, हम लोगों के अंदर शिक्षा उतना नहीं आ पाया है। शिक्षा सबसे बड़ी कमजोरी है। आप इस चीज़ को देखेंगे तो देखेंगे कि किसी भी लोगों को यहाँ पे गुमराह करना, मुद्दे से भटकाना बड़ा आसान है। लोगों की समझ बड़ी कमज़ोर है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो है पूरा चल रहा है और लोग उसी को अंतिम सच मान के बैठे हुए हैं। कई एक लोग आपको भी मिलते होंगे इकरामुल जी, जब आप जाते होंगे, जो कि अपने गलत ज्ञान को लेकर आपसे तर्क और कुतर्क कर लेंगे और बाद में जब आप रेफरेंस पूछेंगे तो आपको व्हाट्सएप का कोई ज्ञान ला के दे देंगे जिसका कि सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। तो निसंदेह हमारा मानसिक विकास उस स्तर पे नहीं हुआ, शैक्षणिक विकास उस स्तर पे नहीं हुआ कि हम लोकतंत्र के मतलब को समझ पाएं। इस लोकतंत्र में लोगों को बांटना सबसे आसान है और सबसे आसान काम है लोगों को बांटो और राज करो। अंग्रेजों ने भी वही किया था कि हम लोगों को बांट के राज किया था और आज भी के नेता भी हम लोगों को वही कर रहे हैं, बांट के राज कर रहे हैं। इस बीच में अगर कोई मुद्दों की राजनीति करने के लिए आता है तो उसकी भी मजबूरी हो जाती है कि वो भी आके इन्हीं के साथ में खड़ा हो जाता है। या तो उस कॉर्नर पे खड़ा होगा या तो इस कॉर्नर पे खड़ा होगा, किसी एक टीम का मेंबर बनना पड़ता है। उदाहरण अरविंद केजरीवाल आपके समक्ष हैं, जिन्होंने कि लोकपाल आंदोलन को लेके जो है आए, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम चला के आए, जिन्होंने शीला दीक्षित पर आरोप लगाया, जिन्होंने नितिन गडकरी पर आरोप लगाया, जिन्होंने स्थापित सभी राजनीतिक दलों की राजनीति को नकारा और एक वैकल्पिक राजनीति देने की बात कही। वैसे लोग भी आज जो है एक टीम के साथ आकर खड़े हो गए हैं, अपनी अलग पहचान को मिटा के इनके साथ ही पहचान उन्होंने बना दी। तो आप समझिए ये भारतीय राजनीति की कितनी बड़ी मजबूरी है। और अंतिम सच यही है इकरामुल जी कि जैसे लोग रहेंगे वैसे ही जनप्रतिनिधि रहेंगे। बातचीत के लिए बाबुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। आप हमेशा मुद्दों पर बात करते हैं और मुद्दों से जुड़ा सवाल पूछते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम आपको आशा करते हैं कि आगे भी भविष्य में भी आप इस तरह से मुद्दों को जो लेके चल रहे हैं आगे चलेंगे और मुद्दों की राजनीति को स्थापित करेंगे देश में। या मुद्दे हैं वो लोगों के बीच में आएंगे आप जैसे लोगों, सजग पत्रकारों के माध्यम से। तो ये भागलपुर के सामाजिक कार्यकर्ता बाबुल विवेक थे, जिन्होंने कहा कि उदयनिधि स्टालिन का जो बयान है वो केवल पॉलिटिकल स्टैंड है और सनातन के विषय में जो बातें कही गई है दरअसल उसका कोई भी सत्यता से कोई लेना देना। और उन्होंने ये भी कहा एक बड़ी बात है कि जो इंडिया गठबंधन है ये पूरी तरह से बेमेल गठबंधन है, इसका फलाफल अंतिम में कुछ भी नहीं आएगा। अरविंद केजरीवाल के विषय में भी कहा कि एक वैकल्पिक राजनीति या फिर एक पार्टी देने का भारत को काम उन्होंने करने की कोशिश के साथ शुरुआत की थी, लेकिन उसका भी अंतिम परिणाम वही हुआ जिसके विरोध में पार्टी उन्होंने बनाई थी, आज उसी के साथ वो गठबंधन में है। फिलहाल पूरे भारत में सनातन धर्म पर दिए गए इस टिप्पणी और विवाद को लेकर के गहमागहमी मची हुई है। आप क्या सोचते हैं? हमारी बातचीत को लेकर के आपके मन और मस्तिष्क में क्या चीज़ें चलती है? आप अपने विचार रख सकते हैं। आपने मुझे अगर सोशल मीडिया के 2 प्लेटफॉर्म फेसबुक और यूट्यूब पर अभी तक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और स्वतंत्र पत्रकारिता की आवाज़ कुचली न जाए। धन्यवाद।